फिर पर्यावरण से जुड़े किसी विशिष्ट कानून का ऐतिहासिक संदर्भ क्या रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब पृष्ठभूमि स्पष्ट होती है तो परीक्षा में विकल्पों के बीच उलझने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो आइए इसे समझते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले विषय से, प्रदूषक और पारिस्थितिक शब्दावली। जी। परीक्षा के नजरिए से देखें तो प्रदूषकों को दो बहुत ही स्पष्ट श्रेणियों में बांटा जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राथमिक प्रदूषक वो हैं जो सीधे निकलते हैं। हाँ, प्राथमिक प्रदूषक वो पदार्थ हैं जो अपने स्रोत से सीधे वायुमंडल में मुक्त होते हैं, जैसे कोई कारखाना हो या फिर वाहनों का साइलेंसर। वहां से जो सीधे निकल रहा है वो प्राथमिक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और आपका डीडीटी, प्लास्टिक और हाइड्रोकार्बन इसके सबसे सटीक उदाहरण हैं। ये बिना अपना रूप बदले पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाते हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है ना, वो है द्वितीयक प्रदूषकों की कार्यप्रणाली। द्वितीयक प्रदूषक प्रत्यक्ष रूप से किसी एक स्रोत से उत्सर्जित नहीं होते हैं। अच्छा, तो ये बनते कैसे हैं? ये वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषकों और प्राकृतिक घटकों जैसे नमी या सूर्य के प्रकाश, उनके बीच होने वाली जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। मतलब ये एक तरह का बायो प्रोडक्ट है। हाँ, आप कह सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ओजोन, अमोनिया, पैन यानी पेरो ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट और जो धूम कोहरा या स्मॉग होता है वो इसी श्रेणी में आते हैं। तो परीक्षाओं के बार बार द्वितीयक प्रदूषकों पर ही प्रश्न क्यों बनते हैं? क्योंकि इनकी जो अप्रत्यक्ष प्रकृति है ना, वो इन्हें प्राथमिक प्रदूषकों की तुलना में कहीं अधिक घातक और जटिल बना देती है। जरा सोचिए, अगर किसी एक चिमनी से धुआं निकल रहा है तो उस चिमनी पर फिल्टर लगाकर उसे रोका जा सकता है। हाँ, वो तो आसान है। लेकिन जब हवा में मौजूद नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स सूर्य की रोशनी के साथ मिलकर स्मॉग या पैन बना लेते हैं, तो उसे हवा में कैसे फिल्टर किया जाएगा? ये तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, इनका पूर्वानुमान लगाना और इन्हें नियंत्रित करना बेहद कठिन होता है। यही कारण है कि द्वितीयक प्रदूषक परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हॉट टॉपिक बन जाते हैं। हॉट टॉपिक से याद आया, पर्यावरण विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है हॉटस्पॉट्स। ओहो, ये तो एग्जामिनर्स का पसंदीदा है। हाँ, परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये एक ऐसा विषय है जहां से लगातार प्रश्न आते हैं। हॉटस्पॉट्स असल में वो क्षेत्र हैं जहां स्थानिक प्रजातियों, जिन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज भी कहते हैं, उनकी प्रचुरता बहुत अधिक होती है, जो केवल उसी जगह पाई जाती हैं। बिल्कुल, स्थानिक प्रजातियां वो होती हैं जो दुनिया में केवल उसी खास जगह पर पाई जाती हैं और कहीं नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि इन प्रजातियों और वहां के पर्यावरण पर विनाश का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा होता है। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो 4 ऐसे प्रमुख क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जिन्हें एकदम उंगलियों पर याद होने चाहिए। वो 4 क्षेत्र कौन से हैं? इन चारों हॉटस्पॉट्स की अपनी एक अलग भौगोलिक विशेषता है। पहला है पूर्वी हिमालय। ये क्षेत्र अपनी अद्वितीय वनस्पतियों और ऊंचाई पर पाए जाने वाले दुर्लभ जीवों के लिए जाना जाता है। ऊंचाई के कारण यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही संवेदनशील होता है। दूसरा है पश्चिमी घाट, जो भारत के पश्चिमी तट पर विस्तृत है। इसे स्थानिक प्रजातियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ जितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें से बहुत सी दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से में नहीं मिलती। और तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है इंडो-बर्मा क्षेत्र। बिल्कुल, यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एक पारिस्थितिक सेतु का कार्य करता है। 2 अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों के मिलने के कारण यहाँ जैव विविधता अपने चरम पर होती है। और चौथा और अंतिम है सुंडालैंड। इसमें मुख्य रूप से भारत का निकोबार द्वीप समूह शामिल है। इसका पारिस्थितिक संबंध भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के विशाल जैव क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इन हॉटस्पॉट्स को समझने के साथ साथ ना कुछ बुनियादी पारिस्थितिकी शब्दावलियों और उनके प्रवर्तकों को जानना भी अनिवार्य है। अक्सर परीक्षाओं में वैज्ञानिकों और उनकी अवधारणाओं का सीधे मिलान करने के लिए प्रश्न आते हैं। तो आइए इस सूची को एक शानदार रैपिड फायर अंदाज में कवर करते हैं। चलिए, सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व शब्द। ये अवधारणा एडवर्ड स्वेस द्वारा दी गई थी। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वेस का विचार केवल एक जानवर या पेड़ को बचाने का नहीं था, बल्कि संपूर्ण जीव मंडल के एकीकृत संरक्षण की ये पहली व्यापक सोच थी। बिल्कुल। इसके बाद आता है इकोसिस्टम शब्द।
जो ईजी टॉन्सले ने दिया। हाँ, मायास का उद्देश्य उन भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करना था जो संकटग्रस्त है, लेकिन जहां प्रचुर जैव विविधता मौजूद है। यह सूची वास्तव में परीक्षा के लिए एक स्वर्ण खदान है। इन नामों और उनकी मुख्य अवधारणाओं को जोड़कर याद रखने से सीधे तौर पर कई प्रश्नों को हल करने में मदद मिलती है। तो पारिस्थितिकी और ऊर्जा विनिमय की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पारिस्थितिक पिरामिड की दुनिया में प्रवेश करते हैं। यहाँ परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मिथकों में से एक का सामना होता है, वो सीधे और उल्टे पिरामिड वाला मिथक। बिल्कुल। मिथक बनाम तथ्य के इस खंड में एक आम भ्रम यह है कि क्या सभी पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधे यानी अपराइट होते हैं। ये एक बहुत ही सामान्य जाल है जिसमें परीक्षार्थी अक्सर फंस जाते हैं। आइए इसे बिल्कुल स्पष्ट कर लेते हैं। संख्या का पिरामिड, जो यह दर्शाता है कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, और बायोमास यानी जैव भार का पिरामिड, जो प्रति इकाई क्षेत्र में जीवों के कुल वजन को मापता है। ये दोनों पिरामिड सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण जलीय तंत्र या तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है। जी, एक तालाब में बायोमास का पिरामिड अक्सर उल्टा पाया जाता है, क्योंकि वहां उत्पादक जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन संख्या में तो बहुत होते हैं, लेकिन उनका वजन बहुत कम होता है। और उन्हें खाने वाली मछलियां, उनका वजन बहुत अधिक होता है, जिससे पिरामिड का आकार उल्टा हो जाता है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा अपवाद है और जो परीक्षा का सबसे पसंदीदा प्रश्न है, वो है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा, और ये याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमेशा सीधा होता है। ये कभी उल्टा नहीं हो सकता। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा क्यों होता है? इसके पीछे विज्ञान का एक बहुत ही प्रसिद्ध 10% ऊर्जा ह्रास का नियम लागू होता है। हाँ, 10% का नियम। इस नियम का वैज्ञानिक गणित बहुत ही स्पष्ट है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा जब एक पोषक स्तर से अगले स्तर पर प्रवाहित होती है, तो केवल 10% ऊर्जा ही आगे पहुंच पाती है। बाकी बची 90% ऊर्जा श्वसन, चलने फिरने और अन्य जैविक गतिविधियों में नष्ट हो जाती है। आइए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं, जिससे यह दिमाग में पूरी तरह बैठ जाए। बिल्कुल। मान लीजिए एक क्षेत्र में मौजूद पौधों के पास कुल 1000 यूनिट ऊर्जा है। जब कोई शाकाहारी जीव जैसे हिरन उन पौधों को खाएगा तो उसे केवल 100 यूनिट ऊर्जा मिलेगी, बाकी 900 यूनिट प्रकृति में नष्ट हो गई। सही। अब जब कोई मांसाहारी जीव जैसे शेर उस हिरन का शिकार करेगा तो शेर तक केवल 10 यूनिट ऊर्जा ही पहुंचेगी। 1000 से शुरू होकर बात केवल 10 तक पहुंच गई। और यही वो सटीक कारण है जिसकी वजह से उच्च स्तर के मांसाहारियों की संख्या किसी भी जंगल में हमेशा सीमित रहती है, क्योंकि उनके स्तर तक पहुंचते पहुंचते ऊर्जा की मात्रा इतनी कम रह जाती है कि वो एक बहुत बड़ी आबादी का भरण पोषण नहीं कर सकती। ऊर्जा लगातार कम हो रही है, इसीलिए पिरामिड का आधार चौड़ा और शीर्ष हमेशा नुकीला यानी सीधा होता है। ऊर्जा के इस नुकसान और प्राकृतिक संतुलन की बात करें तो इंसानों ने इस संतुलन को सबसे ज्यादा कैसे बिगाड़ा है? इसका सीधा जवाब ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षरण में छिपा है। अक्सर लोग इन दोनों अवधारणाओं को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल विपरीत है। हाँ। ग्रीन हाउस गैसें यानी GHG पृथ्वी से वापस जाने वाले विकिरण को रोककर वायुमंडल को गर्म करती हैं। यह एक कंबल की तरह काम करता है। और ओजोन क्षरण? वहीं दूसरी ओर ओजोन क्षरणकारी गैसें यानी ODS पृथ्वी के सुरक्षा कवच को तोड़कर सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी या UV किरणों को सीधे पृथ्वी पर आने का रास्ता देती हैं। दोनों अलग अलग समस्याएं हैं और यहीं से परीक्षाओं में एक बहुत बड़ा जाल बुना जाता है। इस मिथक बनाम तथ्य खंड में नाइट्रोजन के यौगिकों का भ्रम सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा सेट करने वाले जानते हैं कि नाइट्रोजन शब्द पढ़कर छात्र अक्सर भ्रमित होते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O एक बहुत ही सक्रिय ग्रीनहाउस गैस है। लेकिन फंसाने के लिए विकल्पों में क्या दिया जाता है? विकल्पों में जानबूझकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 दिया जाता है। NO2 एक खतरनाक प्राथमिक प्रदूषक जरूर है, लेकिन ये ग्रीनहाउस गैस नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी तरह सामान्य नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड भी ग्रीनहाउस गैसें नहीं है। परीक्षा में जब भी NO2 विकल्प में दिखे तो याद रखना चाहिए कि यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये N2O है। यह एक बहुत ही मूल्यवान एग्जाम हैक है। इसके अलावा कुछ और डेटा हाइलाइट्स भी हैं जिन्हें सीधे तौर पर याद रखना चाहिए। वायुमंडल में सांद्रता और मात्रा के आधार पर
जलवाष्प का ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान होता है। ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हाँ, लोग हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को पहले नंबर पर मान लेते हैं। बिल्कुल। जलवाष्प के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान आता है। इसके अलावा मीथेन यानी CH4 एक ऐसी गैस है जिसे इसकी सांद्रता की तुलना में बहुत अधिक हानिकारक माना जाता है, क्योंकि इसकी गर्मी सोखने की क्षमता CO2 से कहीं ज्यादा होती है। और जब हम ओजोन क्षरण की बात करते हैं तो इसके विनाश के लिए जिम्मेदार गैसों की सूची बिल्कुल अलग है। इसमें मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, हैलोन्स जो कि क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त गैसें होती हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड उत्तरदायी हैं। ये वो रसायन है जो समताप मंडल में जाकर ओजोन के अणुओं को तोड़ देते हैं। इन रसायनों और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ने पूरी दुनिया को एक मेज पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। जी। और इसी से हमारा अगला सबसे महत्वपूर्ण विषय जुड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों का एक ऐतिहासिक कालक्रम। परीक्षाओं में सम्मेलनों के वर्ष और उनके मुख्य विषय हमेशा पूछे जाते हैं। आइए इस कालक्रम को एक कहानी की तरह समझते हैं कि कैसे वैश्विक जागरूकता का विकास हुआ। इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1972 से। स्वीडन में स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित हुआ। ये पर्यावरण पर पहला बड़ा वैश्विक सम्मेलन था, जिसका विषय था सभी के लिए एक पृथ्वी। और इसी सम्मेलन के दौरान एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। हाँ, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में बनाया गया। पहली बार मनाया गया। जागरूकता बढ़ने के साथ ही दुनिया ने अलग अलग प्रकार के प्रदूषणों पर ध्यान देना शुरू किया। 1974 और 75 में क्रमशः हेलसिंकी और लंदन सम्मेलन हुए। इन दोनों सम्मेलनों का मुख्य फोकस समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना और समुद्र में फेंके जाने वाले कचरे के प्रबंधन पर नियम बनाना था। फिर 1980 के दशक में दुनिया को ओजोन परत में हो रहे छेद के बारे में पता चला। इसके समाधान के लिए 1985 का वर्ष महत्वपूर्ण साबित हुआ। ऑस्ट्रिया में वियना सम्मेलन हुआ। यह ओजोन परत संरक्षण की दिशा में पहली वैश्विक पहल थी, जहां देशों ने माना कि हाँ, ये एक गंभीर समस्या है। लेकिन वियना सम्मेलन में केवल सहमति बनी थी। ठोस कदम उठाए गए 1987 के ऐतिहासिक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। बिल्कुल। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए ये अब तक की सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय संधि मानी जाती है। इस पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे और यही कारण है कि पूरी दुनिया में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रोटोकॉल 1989 में जाकर पूरी तरह से प्रभावी हुआ था। उसी वर्ष यानी 1989 में एक और बड़ा कदम उठाया गया, बेसल कन्वेंशन। विकसित देश अपना खतरनाक रासायनिक अपशिष्ट विकासशील देशों में भेज रहे थे। हाँ, वो अपना कचरा डंप कर रहे थे। इस खतरनाक अपशिष्ट के सीमा पार आवागमन पर नियंत्रण के लिए स्विट्जरलैंड के बेसल में ये कन्वेंशन हुआ, जो 1992 में जाकर प्रभावी हुआ। और 1992 का वर्ष तो पर्यावरण संरक्षण के इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ। इसे रियो समिट भी कहते हैं। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया, जो 21वीं सदी के लिए सतत विकास की एक बहुत ही व्यापक कार्य योजना थी। फिर दुनिया का ध्यान वापस ग्लोबल वार्मिंग पर गया। 1997 में जापान में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों की कटौती के लिए कानूनी बाध्यता तय करना था। और अगर हम हाल के वर्षों की बात करें तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हुए। 2015 का ऐतिहासिक पेरिस समझौता, जिसका स्पष्ट लक्ष्य है कि वैश्विक तापमान वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखा जाए। और दूसरा है 2016 का किगाली समझौता। यह वास्तव में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही एक आधुनिक विस्तार है, जिसका उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सम्मेलनों के प्रभाव से भारत में भी कानूनों का एक बहुत ही मजबूत सिस्टम या ढांचा तैयार किया गया। और यहीं से हमारी इस गहन चर्चा का सबसे हाई यील्ड या सबसे ज्यादा अंक दिलाने वाला सेगमेंट शुरू होता है, सबसे संभावित परीक्षा प्रश्न। ये बहुत जरूरी है। यहाँ 1927, 80 और 86 के वर्षों को लेकर एक ऐसा भ्रम पैदा किया जाता है कि अच्छे परीक्षार्थी गलती कर बैठते हैं। ये एक ऐसा मास्टर क्लास सूत्र है
जिसे परीक्षा की तैयारी करने वाले हर व्यक्ति को अपनी नोटबुक में सबसे ऊपर लिख लेना चाहिए। परीक्षा में सारा खेल शब्दों का है। बिल्कुल। अगर प्रश्न में भारतीय शब्द जुड़ा है, यानी भारतीय वन अधिनियम पूछा गया है, तो उसका उत्तर 1927 होगा। यह अंग्रेजों के समय का औपनिवेशिक काल का कानून है, जिसका उद्देश्य वनों से राजस्व वसूलना था। लेकिन अगर प्रश्न में केवल वन है, यानी वन संरक्षण अधिनियम, तो उसका उत्तर 1980 होगा। आजादी के बाद वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए इसे लाया गया था। और यदि प्रश्न में पर्यावरण शब्द शामिल है, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो उसका उत्तर 1986 होगा। 1986 के इस अधिनियम को छाता कानून या अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है ना? बिल्कुल। इसे छाता कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद यह महसूस किया गया कि एक ऐसे व्यापक कानून की जरूरत है जो पर्यावरण सुरक्षा के सभी पहलुओं, जल, वायु, मृदा, सबको अपने भीतर समाहित कर सके। तो सूत्र बिल्कुल सीधा है। भारतीय शब्द दिखे तो 1927, केवल वन्य संरक्षण दिखे तो 1980 और पर्यावरण संरक्षण या छाता कानून दिखे तो 1986। एकदम सही। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम भी हैं जिन्हें तिथियों के साथ याद रखना जरूरी है। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, जो जंगली जीवों के शिकार और उनके अंगों के व्यापार पर रोक लगाने के लिए भारत का पहला बड़ा कानून था। इसके ठीक 2 साल बाद 1974 में जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लाया गया। इसका उद्देश्य नदियों और जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाना था। बाद में इसे और प्रभावी बनाने के लिए 1977 में इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन भी किया गया। फिर 1981 का वर्ष आता है जब वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। ये औद्योगिक धुओं और वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। और 21वीं सदी की शुरुआत में 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के विशाल जैविक संसाधनों का संरक्षण करना और स्थानीय समुदायों के ज्ञान का उपयोग करते हुए उनसे मिलने वाले लाभों का न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करना था। इन सभी कानूनों और तिथियों को एक क्रम में याद रखना परीक्षा में कई सीधे अंक दिला सकता है, बिना किसी संदेह के। समय तेजी से बीत रहा है, तो आइए एक 60 सेकंड की रैपिड रिवीजन समरी के साथ आज के इस पूरे गहन विश्लेषण के सबसे भारी कीवर्ड्स को एक साथ समेटते हैं। चलिए। हमने देखा कि प्राथमिक प्रदूषक सीधे स्रोत से निकलते हैं, जबकि द्वितीयक प्रदूषक जैसे अमोनिया, पैन और स्मॉग वायुमंडल में रिएक्शन से बनते हैं और इसीलिए उनका पूर्वानुमान लगाना ज्यादा कठिन है, नष्ट हो जाती है। भारत के 4 प्रमुख हॉटस्पॉट्स की हमने चर्चा की: पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो-वर्मा और सुंडालैंड। परीक्षा के एक बहुत बड़े जाल को हमने डिकोड किया कि नाइट्रस ऑक्साइड एक सक्रिय ग्रीनहाउस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रीनहाउस गैस बिल्कुल नहीं है। और सम्मेलनों से होते हुए हमने कानूनों के उस अचूक सूत्र को समझा, जहां भारतीय वन अधिनियम 1927 है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है और 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक छाता कानून है। ये एक शानदार रिवीजन रहा